गोल आपका, ड्रीम हमारा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। Welcome students. In this video lecture we will cover all important characteristics of DC motor. ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 5 to 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मशीन्स में भी इस तरीके से पूछा जाता है और इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है और स्कोरिंग टॉपिक है जिस पे आप बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। डीसी मोटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें डीसी सीरीज़ मोटर और दूसरा है डीसी शंट मोटर। इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। मैं आगे चलता हूँ इसमें इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको पढ़ना क्यों चाहिए, इसकी ज़रूरत कहाँ होती है, ये आपको मैं बताता हूँ। तो इसको पढ़ने का रीज़न ये है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी मशीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो उसके परफॉर्मेंस को डिटरमिन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर कोई भी मोटर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको पता है या उसके बारे में हमको नॉलेज है तो हम उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं और हम अपने काम के लिए, अपने एप्लीकेशन के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें मैं उसको कवर करूँगा। पहला है टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मोटर में जो प्रोड्यूस होता है टॉर्क, मोटर टॉर्क, और उसके आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट के बीच का कैरेक्टरिस्टिक्स टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मोटर की जो रोटेशनल स्पीड है और उसके आर्मेचर वाइंडिंग में फ़्लो होने वाला करंट, आर्मेचर करंट, इसके बीच में जो ग्राफ बनता है उसको हम स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। सिमिलरली स्पीड, मोटर की स्पीड और मोटर के टॉर्क के बीच बनने वाले ग्राफ को स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी मोटर के परफॉर्मेंस को डिटरमिन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए एक एक को देख लेते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो डीसी मोटर है उसमें मैंने दो मोटर को लिया हुआ है, डीसी सीरीज़ मोटर और डीसी शंट मोटर। इसका ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो बहुत ही कम टाइम लेते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए पहला देखते हैं। हमारा जो पहला मोटर है वो है डीसी सीरीज़ मोटर। डीसी सीरीज़ मोटर में आपको पता है कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। इसका अगर मैं डायग्राम बना लूँ डीसी मोटर का, और ये मान लो दो टर्मिनल है जहाँ से हम क्या दे रहे हैं, मोटर को सप्लाई दे रहे हैं, और इसके साथ ही ये फील्ड वाइंडिंग रहती है। मान लो RSE लिख देते हैं इसको, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज़ फील्ड, और उसके बाद हो जाता है ये आपका आर्मेचर। इस तरीके से आर्मेचर वाइंडिंग हो जाती है और इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव है तो जो भी करंट आएगा वो सीधे आर्मेचर में आएगा सीरीज़ में कनेक्ट होने के कारण, और यहाँ पर बैक EMF जनरेट होता है। ये बैक EMF जनरेट होता है जब मोटर घूमना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग पोजीशन पे बैक EMF की वैल्यू 0 होती है। तो हम जो आर्मेचर करंट की बात कर रहे हैं सीरीज़ मोटर में वो ये है जो पूरे सर्किट में एक ही होता है, फ्लो होता है। सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग और इससे होकर फ्लो होता है आर्मेचर वाइंडिंग से, और जो फ्लक्स जनरेट होता है मोटर में वो इस फील्ड वाइंडिंग की वजह से होता है। ये जो फ्लक्स मोटर में होता है, वर्किंग फ्लक्स, ये फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट की वजह से जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, और वो फील्ड करंट ही आर्मेचर करंट है। ठीक है, इससे मुझे लगता है कि मैंने आपको डीसी सीरीज़ मोटर का थोड़ा सा बेसिक क्लियर किया है। अब हम देख लेते हैं टॉर्क और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है phi Ia, मतलब फ्लक्स और आर्मेचर करंट के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है हमारे मोटर का टॉर्क। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो हमारा फ्लक्स था, फील्ड का फ्लक्स था सीरीज़ मोटर के लिए, वो डिपेंड कर रहा था आर्मेचर करंट पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसलिए यहाँ पर जो टॉर्क है डीसी सीरीज़ मोटर का वो Ia स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। Ia स्क्वायर T प्रोपोर्शनल टू Ia स्क्वायर गिव्स द पैराबोलिक रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड आर्मेचर करंट। तो इस तरीके का आपको पैराबोलिक ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन सैचुरेशन पॉइंट के बाद जो फाई फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर ये फाई फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए तो फिर टॉर्क जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ia हो जाता है।
जिसके कारण एक लीनियर ग्राफ बनता है इस सैचुरेशन पॉइंट S के बाद SD, जो कि टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है IA के, लेकिन सैचुरेशन पॉइंट से पहले टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। तो इस तरीके से आप टॉर्क आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं। सीरीज मोटर्स कैन प्रोड्यूस हाई स्टार्टिंग टॉर्क। DC सीरीज मोटर कैन प्रोड्यूस हाई स्टार्टिंग टॉर्क यूजिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ आर्मेचर करंट। बहुत कम आर्मेचर करंट पर भी हमारे जो DC सीरीज मोटर्स होते हैं वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, जो कि है स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें भी जो फॉर्मूला है, जैसा कि आपको पता है कि जो जनरेटेड EMF होता है वो होता है phi Z NP बाई 60A, जिसमें से A कांस्टेंट होता है, 60 कांस्टेंट होता है, Z कांस्टेंट होता है, P कांस्टेंट होता है। तो हमारा बच जाता है E प्रोपोर्शनल टू N phi। अब अगर यहाँ से मैं N निकालना चाहूँ तो N कैसे निकालूंगा? E बाई phi। लेकिन मोटर में जो ये E जनरेटेड EMF ना होकर के ये क्या हो जाता है? बैक EMF होता है, इसलिए यहाँ पे E भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो मोटर की स्पीड है और उसका जो आर्मेचर करंट है उसका रिलेशन निकल जाएगा, क्योंकि जो phi होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये होता है IA के प्रोपोर्शनल होता है, जो कि होता है आपका आर्मेचर करंट। आप इक्वेशंस में भी देख सकते हैं कि जो हमारा स्पीड है वो EB बाई phi के प्रोपोर्शनल होता है, और EB होता है V माइनस IARA माइनस IARSE। अगर प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो ये जो IA है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन अबव। नाउ वी विल प्लॉट द कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ओके, between speed and armature current. So it is a rectangular hyperbola because speed is inversely proportional to armature current. Okay, so इस तरीके का आपको ग्राफ मिल जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का, जिसमें कि अगर आर्मेचर करंट की वैल्यू कम है, आर्मेचर करंट की वैल्यू अगर कम है तो स्पीड की वैल्यू ज़्यादा है। जैसे जैसे आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है सीरीज़ मोटर में, तो वैसे वैसे आर्मेचर करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, और आर्मेचर करंट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ने से स्पीड की वैल्यू है वो कम होने लगती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस ग्राफ को देख करके कि किस तरीके से हम आर्मेचर करंट और स्पीड को, जो कि DC सीरीज़ मोटर के हैं, रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम मोटर की स्पीड और उसके टॉर्क के बीच के रिलेशनशिप को देखेंगे। हमने पहले भी देखा हुआ है कि जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है सीरीज़ मोटर में IA स्क्वायर के, और स्पीड जो होता है 1/A के, IA के। तो इस तरीके से दोनों का यूज़ करते हुए हम एक और नया इक्वेशन निकाल सकते हैं, जो कि होगा N प्रोपोर्शनल टू 1/√T। तो ये भी सिमिलर है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के। जैसे जैसे टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड की वैल्यू कम हो जाती है, और जैसे जैसे टॉर्क की वैल्यू कम होती है वैसे वैसे स्पीड की वैल्यू बढ़ती है। तो इस तरीके से आप DC सीरीज़ मोटर के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं, और एग्ज़ाम में एज इट इज़ आप लिख भी सकते हैं, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल पाएँ। नेक्स्ट हम चलते हैं DC शंट मोटर में। इन्हीं तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को DC शंट मोटर के लिए भी हम देखेंगे। तो DC शंट मोटर का ज़रा सा डायग्राम हम रिकॉल कर लेते हैं। DC सीरीज़ मोटर में भी सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है V प्लस माइनस, पोलैरिटी हम यहाँ बना देते हैं, और जो वाइंडिंग होती है उसमें सबसे पहले आता है आपका आर्मेचर वाइंडिंग। ये दो ब्रश होती हैं ऊपर और नीचे की तरफ, इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। इसका जो फील्ड होता है ये शंट में होता है, इसीलिए इस मोटर का नाम रखा गया है DC शंट मोटर। इस तरीके से इसका फील्ड होता है। इसका जो फील्ड होता है वो शंट होता है, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम RSH से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो करंट फ्लो होता है वो कांस्टेंट होता है ISH, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है? सप्लाई पे, और ISH कांस्टेंट होने के कारण जो फ्लक्स होता है यहाँ पर वो भी कांस्टेंट होता है। तो DC सीरीज़ मोटर में जो फ्लक्स है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, वो आर्मेचर करंट पर डिपेंड नहीं करता, और आर्मेचर करंट यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लो होता है। तो इस प्रकार से जो लोड करंट होता है वो दोनों का सम होता है। कौन कौन से करंट? आर्मेचर करंट और शंट करंट।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो हमारा पहला है टॉर्क और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि हमने बताया कि डीसी शंट मोटर में जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट होता है, जिसके कारण हमारा जो फील्ड फ्लक्स है, ठीक है, वो टॉर्क के रिलेशन में कांस्टेंट हो जाता है, जिससे T प्रोपोर्शनल फाई IA बन जाता है T प्रोपोर्शनल IA। मतलब कि इनके बीच लीनियर रिलेशनशिप होता है टॉर्क और आर्मेचर करंट के। जैसे जैसे डीसी शंट मोटर का करंट हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। मतलब ये एक दूसरे के लीनियर होते हैं, इसलिए इनका जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन होता है। इस तरह के मोटर का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू हाई ना हो करके मॉडरेट होती है और नियरली कांस्टेंट स्पीड प्रेफर किया जाता है। ऐसे वर्क में इसका यूज़ किया जाएगा जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड प्रेफर की जाती है और स्टार्टिंग में हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकेंड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। डीसी शंट मोटर का जो स्पीड होता है वो इस तरीके से रिलेटेड होता है शंट मोटर के बैक EMF और फ्लक्स से। N इज़ प्रोपोर्शनल टू EB बाई फाई। जैसा कि हमको पता है कि शंट मोटर में जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द ऑपरेशन, दैट इज़ बिकॉज EB बिकम्स V माइनस IARA। यहाँ पर फाई का कोई इफेक्ट नहीं रह जाता, इसलिए जो स्पीड है मोटर की वो डिपेंड करती है V माइनस IARA पर। स्पीड इज़ नियरली कांस्टेंट एज V इज़ कांस्टेंट, बट एज लोड इंक्रीजेज, जैसे जैसे लोड की वैल्यू इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे हमारे IA करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि ISH करंट जो है वो कांस्टेंट होता है, वो नहीं बदलता लोड के बदलने से। तो जब लोड की वैल्यू बदलती है लोड करंट बढ़ता है और साथ में IA करंट भी बढ़ता है, जिसके कारण IARA आर्मेचर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता जाता है। इस वजह से जो स्पीड है वो थोड़ी सी ड्रॉप होती है। तो इसी को हमने ग्राफ में दिखाया हुआ है, स्पीड आर्मेचर करंट ग्राफ में। इसमें जो हमारी स्पीड की वैल्यू है वो शुरू में कांस्टेंट है जब करंट की वैल्यू क्या है, कम है, लेकिन जैसे जैसे ये करंट की वैल्यू बढ़ते जाती है वैसे वैसे ये जो ड्रॉप है ये बढ़ता जाता है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से समझ ही गए होंगे स्पीड और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। डीसी मोटर के टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो टॉर्क से रिलेटेड है, जो हमने पहले ही देखा है टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो कि हो जाता है टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA। और इसके जस्ट पहले हमने ये देखा है स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स में कि N स्पीड प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज माइनस आर्मेचर ड्रॉप। तो दोनों को देखने से ये समझ में आता है कि जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल है IA के, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस ड्रॉप के, जो ड्रॉप वहाँ पे बन रहा है। इसलिए जो स्पीड और टॉर्क का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरीके से यहाँ पे दिया जा सकता है, क्योंकि जो IA है वो लीनियर है किसके, टॉर्क के लीनियर है। तो जब टॉर्क के लीनियर है तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है यहाँ पे और एज इट इज़ यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। तो इस तरीके से टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो जाता है स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स से, बिकॉज टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू IA इन DC शंट मोटर। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग ये जो DC मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स का ये वीडियो है ये आपको बहुत काम आएगा और एग्ज़ाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप पूरा नोट करें, समझने की कोशिश करें, और अगर कहीं पे कोई डाउट है या आप इसी तरह के अच्छे वीडियो लेक्चर्स आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए और साथ में लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे दूसरी वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में अपने साथ पढ़ने वाले ज़रूरतमंद जो आपके दोस्त हैं जिनको भी लगता है कि ये टॉपिक उनको पढ़ना चाहिए तो उनको भी ये भेज दीजिए, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।